नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ। इसमें आपको मैं आज क्लास कराने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास। आप देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता कहिए या सिंधु सभ्यता कहिए, 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की मैं बात करूँगा। आपको बता देना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं किताब आपके आंखों के सामने, ये किताब दिख रहा होगा, लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान करके ये किताब का नाम है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये किताब है। ठीक है, इससे पूरा ये बुक मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव का कमी नहीं है। अगर ये कोई अच्छे से कंप्लीट कर ले, रिवीजन कर ले, तो विश्वास करिए सबसे ज़्यादा काम आता है एग्जाम के समय में, नौकरी आसान करने में। तो ये मैं पूरा कराने वाला हूँ। आपको मैं बता दूँ, कोशिश करूँगा जितना कम से कम क्लासेज में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके बीच रखूँ। इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं होता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी बेल आइकन प्रेस करना है इसलिए जरूरी है, जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप तक जा सके। जैसे आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास की बात करिएगा तो एक प्राचीन भारत का इतिहास होता है, एक मध्यकालीन भारत का और आधुनिक भारत का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आधुनिक भारत से बनता है, लेकिन मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा कि ये पढ़ाऊँगा ये नहीं, मैं पूरा कंप्लीट ये बुक कराऊँगा आपको। आप खुद सोचिए आपके लिए कितना हेल्पफुल हो जाएगा। आप तेज़ी के साथ क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ का रहा है भारतीय राज व्यवस्था, इसको भी मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, वो था क्या, पॉलिटी, और ये है आपका क्या, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कम क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आते हैं, फंस जाते हैं बच्चे, उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। ज्योग्राफी देखिए कितना लंबा चौड़ा है, ज्योग्राफी भी पूरा कंप्लीट कराएंगे। आगे मैं और दिखा देना चाहता हूँ, चूंकि आज पहला क्लास है तो आपको थोड़ा सा जानकारी तो हो कि मैं क्या कराऊंगा। आगे देखिएगा, कला और संस्कृति से जितने क्वेश्चन बनते हैं, सामान्य विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ये कंप्लीट कराऊंगा। भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, सारे। और खेल कूद से भी क्वेश्चन, और विविध जितने आते हैं, संक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस हो गया, पुस्तकें हो गया, पुरस्कार सम्मान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक हो गए, हर चीज कंप्लीट कराया जाएगा। आपको ये पूरा बुक कंप्लीट कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम समय में आपको देने का कोशिश करूंगा। आपसे बस रिक्वेस्ट एक ही किया हूं मैं, और आप समझदार हैं कि कहाँ पे कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप चलिए मेरा साथ दीजिए। शुरुआत करता हूं, समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, थोड़ा मैं बड़ा साइज कर दे रहा हूं ताकि आपको देखने में किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। थंबनेल में आपने जैसा कि देखा होगा, मैं थंबनेल में ऑलरेडी लिख देता हूं जो भी बातें मैं पढ़ाता हूं। जैसे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता हो गया, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व तक की बातें करेंगे। इसमें जो आंसर टिक लगा हुआ है ये सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं आपको बताता रहूंगा, आप इस पे भरोसे ना रहिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ये माना जाता है। कभी कभी आपको ये 3000 भी देखने को मिलेगा, ये आपको 1550 भी देखने को मिलेगा, 1600 भी देखने को मिलेगा। कोई उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए एग्जाम में, बहुत नहीं भी आए हुए, लेकिन हर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, इसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आगे देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इसलिए साथ दीजिएगा, लंबा क्लास चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? मतलब इंडिया में तो इंडिया के आसपास क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता था, लेकिन क्या और कौन सा सभ्यता इसी समय चल रहा था? तो समकालीन का मतलब होता है इसी के समय, तो इस समय जो चल रहा था उसका नाम था ग्रीक की सभ्यता। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, मतलब वो एरिया पूछ रहा है आपसे। तो एक लंबा चौड़ा एरिया था, आप ये क्वेश्चन में देख सकते हैं। पंजाब में है इसका जगह, राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश। मैं अभी पंजाब से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। मैं रहने वाला कहाँ पे हूँ इसमें तो नाम नहीं दिया गया है, मैं रहने वाला हूँ बिहार का। बिहार पटना के पास, आप जानते होंगे हाजीपुर पड़ता है, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट का मैं रहने वाला हूँ। पंजाब, राजस्थान, जॉब मेरे को कहाँ हो रखा है, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आप जानते हैं ये सिंध बलूचिस्तान बहुत उस तरफ, पाकिस्तान के भी उस तरफ आप चले गए। सिंध तो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा समझ ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात हो ही गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, और इसमें जम्मू कश्मीर देगा वो भी हो जाएगा क्योंकि वहाँ तक भी है। बट इसमें सबसे बेस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर है, लेकिन बेस्ट सबसे ये है, ज़्यादा इसमें एरिया है ना, इसीलिए। तो दिस इज द आंसर। आगे बढ़े आप। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़ा, ये शब्द पर ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा।
अब इसका मैं एक ट्रिक दे देता हूँ जिससे आपको कभी नहीं भूलिएगा। घोड़ा जब दौड़ता है तो हम सुर में दौड़ता है। कैसे दौड़ता है घोड़ा? घोड़ा तो हमेशा सुर में लगा के दौड़ता है ना, तो हम तेज में दौड़ता है। तो सुर कोटदा, इससे याद रखिएगा। पहली बात, पहला ट्रिक आपको दिया हूँ। बस बहुत सारे अभी ट्रिक दूंगा जहाँ जहाँ आपको जो न याद रहने वाली बातें हैं, आप घबराइएगा नहीं। आगे कह रहा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? मतलब आपसे पूछ रहा है कि कालीबंगन कहाँ पे है। तो कालीबंगन राजस्थान में है। अब आप कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक है कि काली, काली मतलब काला, बंगन मतलब कोई भी चीज। कहने का मतलब काला पड़ गया। कोई भी चीज काला कब पड़ता है? जब वो राजस्थान में जाता है। क्या चीज में? राजस्थान में क्या है? रेगिस्तान है। आपको पता होना चाहिए। रेगिस्तान से कनेक्ट करिए। रेगिस्तान में कोई चीज जाता है काला हो जाता है। तो आपसे जब भी आज के बाद पूछेगा सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन का है, तो राजस्थान। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए काला पड़ गया है। आगे आइए। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो मुद्रा जो उस समय बना था उसका नाम है सेल खरी, जिसको बोलते हैं स्टीयाटाइट। ठीक है, सेल खरी का उस समय बना था, सेल खरी। इसका याद रखने का तरीका है कि आप जब सेल देखते हैं, सेल मतलब बैटरी होता है, टॉर्च वगैरह में आप बैटरी देखे होंगे, उसमें सेल का जो पीछे वाला पोर्शन होता है गोल होता है। तो इससे आपके माइंड में आ जाएगा आपको सेल खरी। पैसा, पैसा मतलब गोल। गोल क्या चीज में रहता है? ऑप्शन में तलाशिएगा आप। कांसा, लोहा, तांबा, ये सब में देख के तो लग नहीं रहा है। सेल यहाँ पे लग रहा है, सेल में होता है। ऐसे करके याद रखिएगा। ठीक है, याद रखना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही याद रहेगा। डायरेक्ट तो पढ़ते हैं, बहुत बार भूल जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आप याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है आपका कांस्य युग का था। कौन सा युग का? कांस्य युग का था हड़प्पा सभ्यता। दिस इज द इंपॉर्टेंट। क्यों कहा जाता है कांस्य युग? क्योंकि कांस्य का मतलब होता है, आपको पता है, तांबा। कांसा का कैसे निर्माण होता है? सॉरी, जूम आउट हो गया था। देखिए, कांसा का निर्माण होता है कॉपर। और आप बताइएगा कॉपर में और क्या मिलाया जाता है? कमेंट्स डालिए जरा, पता है? देखिए, एक होता है कॉपर, एक टीन। कॉपर में जब जिंक मिलाया जाता है, और एक कॉपर में जब टीन मिलाया जाता है। दोनों दो चीज है, बात समझे? ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आप जिंक मिलाते हैं तो ये जो जिंक बनता है इसको बोलते हैं पीतल। क्या बोलते हैं? पीतल। देखे होंगे पीला कलर का ये बर्तन होता है, पीला येलो कलर का ये बर्तन होता है। और कॉपर में जब आप टीन मिला देते हैं तो इससे क्या निर्माण हो जाता है? कांसा का निर्माण हो जाता है। बात समझे? तो ये याद रखिएगा, कॉपर जिंक होता है। तो उस समय जो कॉपर ही मिला पाया गया था, कॉपर और जिंक टीन मिलाकर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोग को लगता है ये बहुत पुराना समय का बात है, तो उस समय पशुपालन होता होगा, या शिकार होता होगा, कृषि होता होगा, ये होता है। लेकिन नहीं, वो व्यापार मुख्यतः किया करता था। मुख्य व्यवसाय की बात कर रहा है यहाँ पे। मुख्य जीवन यापन कैसे जीते थे ये नहीं पूछ रहा है। वो हो सकता है पशुपालन या किसी या शिकार हो सकता था, लेकिन व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यवसाय, व्यापार। व्यवसाय में क्या करते? व्यापार करते। बस इतना याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो शहरी थे, क्योंकि व्यवसाय करने वाला लोग, व्यापारी लोग कहाँ रहेगा? शहर में रहेगा। शहरी सभ्यता था, ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहाँ कंफ्यूजन बनता है, देखता ये सब एग्जाम में आए हुए, पुराने एग्जाम में आए, उससे क्या मतलब है? ये सब क्वेश्चन बात बात के एग्जाम में बहुत बार आए हैं। आगे आइए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी, ये तो हो ही गया। यहाँ कह रहा है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा ईंटों से बनाए जाते थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता में बहुत ऐसा साक्ष्य मिला जहाँ से ईंटा तक मिला है, पके हुए, तो ईंटा से बनाए जाते थे। आगे है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। कपास में सबसे ज्यादा उपजाते थे। अंडरस्टैंड? आगे कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले किसने खोजा? तो आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी खोजे थे। बात समझे? दयाराम साहनी जो है, इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजे थे। असल में हड़प्पा सभ्यता खोजने के पीछे एक लॉजिक है कि ये ट्रेन के पटरी बिछाने के लिए कुछ क्रियाकलाप चल रहा था, वहीं पे एकाएक मिल गया था। आगे बढ़े। आगे है आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता या अच्छा हाँ, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता एक ही है, लेकिन ज़्यादा फेमस हड़प्पा सभ्यता कहलाता है, लेकिन उसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। समझे? इसका ट्रिक है, गुजर रहा था रात को, गिर गया तो लोथ हो गया।
गुजरात मतलब कहाँ पे है लोथल, तो कैसे याद रखिएगा, रात को गुजर रहा था, रात का समय था, गुजरात गुजर रहा था रात को, तो गिरेगा तो क्या ही होगा, लोथ हो जाएगा, मतलब कि वो चल नहीं फिर पाएगा। और यहीं पे है बंदरगाह, ठीक है। गुजरात ऐसे भी आप जानते हैं बंदरगाह का ऑप्शन है, क्योंकि बंदरगाह कहाँ होगा, आप समझो दिमाग लगा के। जो भी मैं जगह बताया था उसमें नदी कहाँ पे था, मतलब समुद्र कहाँ पे है, पास में है ना गुजरात के, इसीलिए गुजरात के ऊपर राजस्थान में है नहीं, उत्तर प्रदेश में है नहीं, ऊपर कश्मीर में है नहीं, हरियाणा में है नहीं, पंजाब में है नहीं, तो कहाँ है। इतना तो दिमाग लगा के बन ही सकता है। करा पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो ये कहाँ मिला था पैमाना, ये जो खोज हुआ था पैमाना का, ये हुआ था लोथल में, समझे। इसका भी एक ट्रिक ही है कि अगर कोई लोथ हो जाता है तो भगवान को हम कहता नहीं कि हम तौल के आपको जितना वजन होगा उतना मैं आपको चढ़ाऊंगा, चढ़ावा, ऐसा कुछ करके, तो ये कनेक्ट हो जाता है। माप तौल कहाँ, लोथल गुजरात। क्यों भाई, लोथ हो गया, सही नहीं हो रहा है, सही होने के लिए भगवान से मन्नत मना रहा है, तौल के आपको चढ़ाऊंगा, ऐसे करके। आगे करा हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक था। इनमें कृषक शब्द नहीं आएगा, पुजारी शब्द नहीं आएगा, पुजारी शब्द को हटाइएगा, सॉरी, हाँ पुजारी शब्द हटाना है, देखिए है दिया हुआ, मुझे लगा नहीं दिया है, समझे। शिकारी पुजारी हटाना है, आपको याद रखना विद्वान था, योद्धा लोग था, व्यापारी था, श्रमिक था। कहीं भी इसमें किसान नहीं दिखेगा, क्षत्रिय इस टाइप का ऑप्शन नहीं दिखेगा, याद रखिए। ब्राह्मण नहीं दिखेगा, ब्राह्मण बाद का बात है, पुरोहित बाद का बात है, ये सब वैश्य से, ये सब चीज शूद्र, ये सब बाद का बात है। उस समय का क्या है, विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी था, श्रमिक था। ये सब शब्द पे ध्यान रखना होगा। इतना क्वेश्चन तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, अभी मैं बताया भी था। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं, तो याद रखिएगा, कह रहा है कि उसके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत बात है, नहीं, विशाल महल और मंदिर नहीं था। कह रहा है वे देवी देवता और वे देवियों, एक मिनट, वे देवी और मतलब देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये तो सही बात है, देवी हो और देवताओं दोनों का पूजा करते थे। सोम देवता का बहुत पूजा होता था। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते, नहीं, रथ वथ का नहीं पता चला उस समय, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2 नंबर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 में हुई थी, याद रखिएगा। किसने किया था, दयाराम साहनी ने, कुछ देर पहले बताया था। आगे कह रहा है आपका क्वेश्चन में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, सही बताना है। कह रहा है उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, नहीं, अश्वमेघ यज्ञ का उनको जानकारी नहीं था। गाय उनके लिए पवित्र था, नहीं, गाय पवित्र नहीं था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था, ये सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं था, नहीं, उनकी संस्कृति स्थिर थी। आंसर इज द सी, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति डैश थी, उचित समतावादी था। समतावादी मतलब सबको समान रखने वाले। सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है, मतलब सिंधु का नखलिस्तान यानी कि बाग होता है, इसका था सिंधु का बाग किसको कहा जाता था, हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को, तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है, जहाँ से सबसे बड़ा स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला खाने का, जहाँ अन्न रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो उसका पूरा जो क्षेत्र की बात करिएगा तो वो क्षेत्र जो बन जाता था त्रिभुजाकार बनता था, आयताकार नहीं, ये गलत है, त्रिभुजाकार बनता था, ठीक है, ट्रायंगल से बनता है, ऐसे करके कुछ बनता है, ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे है, हल्का सा नीचे का में ऐसे कर्व होकर, बट ये रियल ट्रायंगल। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, इधर पाकिस्तान बलूचिस्तान है, और ऐसे आके गुजरात होते हुए यूपी तक जाता है, इसलिए ट्रायंगल से बनता है। यहाँ पे मैच द कॉलम है, हड़प्पा के बारे में ये सही लगा हुआ है, रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो की बात करिए सिंधु नदी के किनारे है, और लोथल की बात करिएगा भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन का बात करिएगा ये घग्गर नदी के किनारे है। हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। आगे कह रहा है
लोथल की बात करिएगा, भोगवा नदी किनारे, कालीबंगन घग्गर नदी का। देखिए याद कैसे रखिएगा, हड़प्पा सबको याद रहता है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ये दोनों सबको याद आता है। लोथल, अभी मैंने एक ट्रिक बताया था कि गुजरात, ये कहाँ है, गुजरात में। गुजरेगा कोई रात को तो लोथ हो जाएगा गिरकर, तो लोथ व्यक्ति, लोथ समझ रहे हैं ना, जो गिर जाएगा बिस्तर पर है, वो क्या कर रहा है, वो अपने कष्ट को भोग रहा है। कष्ट को क्या भोग रहा है, तो भोगवा याद रहेगा, भोगवा नदी के किनारे लोथल गुजरात में। कालीबंगन अभी मैंने बताया, काला हो गया कोई चीज़, काला कब हो जाता है, राजस्थान। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान, कालीबंगन, ऐसे करके याद रखिएगा। अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे बात बढ़ते हैं। और पाकिस्तान था वो, जो ऑप्शन छोड़ दिया वो। आगे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है कालीबंगन से। कहाँ से मिलता है, हल से जोते गए खेत का जो डिटेल मिलता है वो कालीबंगन से मिलता है। ठीक है, कालीबंगन में अभी बताया ही, राजस्थान में है, याद रखिएगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिलता है, तो कालीबंगन से। ईंट का अलंकार मतलब ईंट जो मिला है वो कहाँ से मिला है, कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन राजस्थान में ईंट मिला है, ध्यान रखिएगा। हल से जोते गए खेत का, तो कालीबंगन, ये दोनों कनेक्ट हो जाता है। कैसे, हल से खेत को जोतकर मिट्टी को भुरभुरा करा गया, बाद में उस मिट्टी से क्या बनाया गया, तो ईंट बनाया गया। क्या बना, ईंट बना उससे, तो ये कनेक्ट हो जाता है। ईंट और हल से जुते खेत, ये थोड़ा कनेक्शन वाला है, तो इसलिए याद रखिए दोनों कालीबंगन राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, अभी जैसा कि मैंने बताया मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ऊपर मैच भी कॉलम में आपने देखा, सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ये मोहनजोदड़ो में पाया गया, विशाल स्नानागार। मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो रही है और होनी चाहिए। हर एक बात मैं चाहता हूँ कि आपका क्लियर होता चले। एक सेकंड दीजिए मुझे, थोड़ा सा मैं इसको वो करूँ, लाइट का असर नहीं होना चाहिए ना। हाँ, यहाँ से देखिए, यहाँ कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रण में मिलता है। ये स्टार लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका आदि शिव के मिलता है, मतलब देखिए शिव का मिलता है, आदि शिव बोला जाता है उनको, आदि शिव ऐसे भी सुनते होंगे, शंकर भगवान को कहा जाता है। तो मुद्रा के देवता मिलता है शंकर भगवान का। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो अभी मैंने बताया लोथल, समझ ही रहे होंगे गुजरात को। बनमाली कहाँ है बताइए तो मेरे को, क्या हरियाणा में है बनमाली, क्या रोपर हरियाणा में है बताइए तो, कालीबंगन राजस्थान में है बताइए तो, इन दोनों के बारे में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं मेरे बहुत खुशी मिलता है। अगर कोई चीज़ मैं पूछूं तो थोड़ा आप देख रहे वीडियो, थोड़ा करे, अच्छा लगेगा मेरे को, अगर आपको आइडिया है तो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो उसको मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला है, मतलब मोड ऑफ डेथ, मतलब डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही तो सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। याद है, सिंधु सभ्यता मत बोलिएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अगर गौर से सुनिए, अगर एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन देता, ये नहीं देता, तब भी उस समय हम टिक मारते, लेकिन जिस समय घाटी शब्द लगा कर दे देगा तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बात समझे, याद रखिएगा। आगे कहता है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कर्ण मिलता है, तो बैल सबसे ज़्यादा मिलता है। जो उस समय सैंधव स्थल मिलता है उस पर बैल मिलता है। और आपको ऐसे पकड़ लीजिएगा, देखिए शंकर भगवान पार्वती जी और पार्वती जी के साथ बैल रहता है, ऐसे करके याद रखिएगा, बैल का सवारी वो करती हैं। आगे कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, नगर नियोजन बहुत अच्छा उसका था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो लोथल गुजरात वाला भारत में है। हड़प्पा तो मैंने बताया पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी मैं बता दिया आपको पाकिस्तान में है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। आगे कह रहा है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया था। देखिए ध्यान रखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा होगा। अब आप कहिएगा कि ये तो पाकिस्तान में, भाई अभी ना पाकिस्तान में है, जब ये खोजा गया तो उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान सब मिला के, बलूचिस्तान सब एक ही था। ये जो म्यांमार आप सुनते हैं, नेपाल सुनते हैं, भूटान, तिब्बत फिब्बत, ये जितना इधर सुनते हैं नीचे, श्रीलंका नीचे जाइए, इंडोनेशिया, ये सब इंडिया का ही क्षेत्र है। आपको नहीं पता है, ये सब इंडिया का क्षेत्र है। आगे आइए,
आगे कहता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो ये हड़प्पा संस्कृति में ही मिलते हैं चांदी के बारे में। आगे कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछ दिया है, ध्यान रखिएगा। तो लोहा से वो परिचित नहीं था, यही गलत है। देखिए, नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था था, ये एकदम स्टार लगाने वाली बात है, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मतलब अच्छा, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही बात है। लेकिन लोहा से वो परिचित नहीं थे। इस क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांड जम्मू कश्मीर में, ये सही टिक लगा हुआ है, ये सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा उत्तर से नीचे, सबसे नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये सबसे नीचे है इसका, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी मतलब राइट साइड में, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, आलमगीरपुर में पड़ेगा। आगे है आपका सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा की बात करिएगा, सुतका गेंडर या बलूचिस्तान में ये पड़ता है, सुतका गेंडर बलूचिस्तान में, सबसे उस तरफ की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा के 5 स्टार और माइंड को कहिए कि 10 स्टार में याद कर ले, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, वरना काम खराब होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और चेनाब नदी। इसका एक ट्रिक दे देता हूँ, भूल ना जाइए आप। देखिए, मांडा याद रखने का तरीका है ना, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ आइए। देखिए, मांडा कैसे याद रहेगा जम्मू कश्मीर, मांडा से मुंडन याद रखिए, लोग का मुंडन सर पे होता है ना, तो मांडा मुंडन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर, ऐसे याद रहेगा। क्लियर है बात। देखिए, दैमाबाद महाराष्ट्र सबसे नीचे दैमाबाद, तो दम निकल जाने के बाद लोग को कहाँ रख दिया जाता है, सबसे नीचे जमीन के अंदर। आप समझने का कोशिश करिए ट्रिक को। दैमाबाद महाराष्ट्र में, अभी ना आपको लग रहा है कि याद हो गया, लेकिन बाद में भूल जाता है लोग, तो भूलिएगा नहीं इससे। मांडा मुंडन हो गया, यानी कि सर ऊपर, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। दैमाबाद दम निकल गया, दम निकल गया तो कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर, यानी कि सबसे नीचे, नीचे क्या है, महाराष्ट्र, सबसे नीचे वाला पॉइंट। आलमगीरपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और सुतका गेंडर कहाँ है, बलूचिस्तान में। अब समझिएगा जरा, इसका भी आसान याद है, याद हो जाएगा। देखिए, सुतका गेंडर का मतलब होता है गेंडा जैसा लोग, बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के उस तरफ में जाकर पड़ता है। तो आपको क्या है ना कि ध्यान रखने वाली बात है, पाकिस्तान से इंडिया का आपको पता है थोड़ा सब दिन चलता है, लफड़ा वफड़ा, अभी तो कितना सारा हो रखा है। तो इसलिए क्या है ना, उस लोग को सुर लगा के, सुतका गेंडर सुर लगा के उसको भागना पड़ता है बहुत तेजी से। बात समझ में आ रही है। इसीलिए आपको याद रखना है, सुतका गेंडर जो हो जाएगा, किधर हो जाएगा, बलूचिस्तान पाकिस्तान किधर भाग के जाएगा, वो लोग किस तरफ भागे, पाकिस्तान की तरफ। दूसरी बात, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, इसको कैसे याद रखेगा, आप देखो जरा, उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया का सबसे बड़ा है ना, तो उत्तर प्रदेश में जाते जाते क्या हो जाता है, इतना ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चलना पड़ता है कि गिर जाता है आखिर में आलमगीरपुर, आलस आ जाता है, गिर जाता है उसका। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, तो इन सभी में जखनी क्वेश्चन इन सभी से रिलेटेड आएगा, उस समय ये बात माइंड में आएगा, नहीं तो आप नॉर्मल याद रख सकते हैं, रख लीजिएगा। मांडा जो नदी है वो चेनाब नदी के किनारे है, मांडा चेनाब। ये बोलूँगा हंसेंगे आप, बिहार वगैरह में या यूपी वगैरह में बहुत लोग को जब सर पे बाल नहीं तो उसको क्या बोलता है, चमुंडाबाज बोलते हैं, क्या बोला जाता है, चमुंडाबाज हो गया। तो चेनाब से चमुंडा, मांडा, मांडा से मुंडन होने के बाद चेनाब, चांडा, समझ लीजिए ना लिंक जोड़ के। तो याद रखना जरूरी है, नहीं तो भूलिएगा तो कन्फ्यूज होइएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सतलज, रावी या सिंध ऊपर में नहीं है, ऊपर में ये सब नदी है, लेकिन मेन नदी आपको चिनाब कैसे याद रहेगा, मांडा के पास, ये आप सोचिए, याद रखिए। वैसे मैं तो टेक्निक दिया ही। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है, आपको पता होना चाहिए। रोपर से कैसे याद रखिएगा, रोपर पंजाब के किनारे इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चावल जो रोपा जाता है, रोपने का काम कहाँ होता है, पंजाब में होता है, ऐसे याद रखिएगा। तो रोपर कहाँ है, सतलज नदी किनारे पंजाब में, सतलज नदी के किनारे ही बसा हुआ है लुधियाना है, कुछ दिन पहले एक एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है, तो धौलावीरा में, उन्नत जल प्रणाली का समझिएगा जरा, धौलावीरा में पता चलता है। धौलावीरा कहाँ है आपको, तो आपको याद रखना होगा, ये है अभी मैं बता रहा था, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करिएगा। धौलावीरा जो है ये आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा राजस्थान का है, ये सब थोड़ा याद रखना है। लोथल आपको गुजरात में ही पड़ता है, ठीक है। आपको पता आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, अभी मैंने बताया। सुनिए जरा,
ये थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए मैं बोला हूँ। एक चीज़ समझिएगा, जैसे रोपर का मैंने एक ट्रिक दिया आपको कि पंजाब में है, कैसे जानेंगे, तो पंजाब में रोपन खेती सबसे ज़्यादा होता है, चावल गेहूँ ये सब बहुत ज़्यादा होता है, तो धान वगैरह होता है तो रोपा जाता है, तो ऐसे याद रखिएगा। तो सतलज नदी के किनारे। दूसरी बात, हड़प्पा में उन्नत जो जल प्रबंधन प्रणाली है ये धौलावीरा से मिलेगा। इसको याद रखने का जो टेक्निक है, गलती से मैंने आपको हरियाणा बोल दिया था, हरियाणा में राखी गढ़ी है, ठीक है, राखी गढ़ी आपको मिलेगा। देखिएगा आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। हरियाणा का लोग जो भाईचारा ज़्यादा रखते हैं इसलिए राखी बांधते हैं एक दूसरे को, राखी गढ़ी इसी से याद रहेगा। तो ये याद हो गया, ये याद है। धौलावीरा का एकदम आसान ट्रिक है, ऐसा पता नहीं मैं कैसे ध्यान से स्किप कर गया। धौलावीरा जो है गुजरात में है। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि लोथल, लोथल कब होगा आप याद कीजिए। मैंने बोला था कि कोई गिर जाता है, याद कीजिए, मैं टेक्निक बताया आपको। तो जब वहाँ भोगता है, लोथल क्या है, जब कोई जा रहा है, गुजर रहा है रात को, तो गिर गया तो लोथ हो गया, तो भोगता है, भोगवा नदी किनारे लोथल पड़ता है, ये ट्रिक बताया था। तो गिरेगा तो क्या होगा, धराम से गिरेगा ना, धौलावीरा, धराम से, धौला, धराम, धौला, धराम, याद रखिएगा। तो गिरता कैसे है, धराम से गिरता है गुजरात में, तो धौलावीरा गुजरात में, ऐसे याद रहेगा। अच्छा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली जो है यहीं पे मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका भी टेक्निक है। देखिए पानी सबसे ज़्यादा कहाँ है, समुद्र है, बात समझने की कोशिश है। समुद्र गुजरात के जस्ट एकदम सटा हुआ है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि समुद्र नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र इसलिए नहीं हो जाता है कि महाराष्ट्र का बहुत नीचे जाके थोड़ा ही क्षेत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता में है, दैमाबाद, इसीलिए। तो ऐसे करके इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं याद कराऊँ, क्योंकि आप सिर्फ सुनने से नहीं होता है। एक मैडम थी, वो कमेंट्स करी थी कि पीडीएफ दे दीजिएगा सर, ताकि हम इसका रिवाइज कर सकें। तो मैं पीडीएफ तो ज़रूर दे दूंगा, और मैं बता देना चाहता हूँ कि याद नहीं होता है जल्दी। मैं मान के चलिए क्लास में आपको 5 क्वेश्चन भी अगर सही से जो न याद होने वाला याद करा दूँ, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड, क्योंकि सिर्फ क्लास करने से नहीं होता है। एक सेकंड दीजिए, मुझे इसके नीचे कुछ रखना पड़ेगा, मोटा किताब है ना, तो यहाँ दब रहा है। एक सेकेंड जस्ट, दिस इज द परफेक्ट। आइए, मैं इसको बता रहा था, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। याद रखिए लाल रंग का प्रयोग है हड़प्पा सभ्यता वाला, क्योंकि ईंटा मिला था, और आपको पता होना चाहिए ईंटा पका हुआ है, ईंटा पका हुआ है, तो ईंटा पका हुआ होगा तो साथ में मिट्टी का जो बर्तन होगा वो क्यों नहीं पकेगा, वो भी पका रखा होगा, लाल रंग हो जाता है ना पकने के बाद। ऐसे सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो इसको बोलते हैं आद ऐतिहासिक काल। ये ध्यान रखना, आद ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड बोलते हैं उसको, ध्यान रखना होगा। ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, पहले ही आया है लेकिन फिर से रिपीट हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस। यहाँ करा है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिला है। घर है और घर के अंदर कुआं है, तो यह है मोहनजोदड़ो। इसका ट्रिक है याद रखने का कि स्नानागार सबसे ज्यादा कहाँ मिला है, स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो में, तो घर के अंदर कुआं भी वहीं मिलेगा। आगे का था, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकलने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा, उनका नाम है दयाराम साहनी एक है, और दूसरा है राखलदास बनर्जी। ये दोनों व्यक्ति ने खोजा था 1921 में, समय भी याद रखिएगा 1921। आगे कहता है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ है, तो रंगपुर जो है आपको सौराष्ट्र गुजरात में है, सौराष्ट्र भी गुजरात में ही पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। रंगपुर, इस सब का कनेक्शन है। रंगपुर, गुजर रहा था रात को, गिर गया, लोथल हो गया, गिर गया तो पैर कट गया, ये सब कनेक्ट है। पैर कट गया तो क्या निकल रहा है, रंग निकल रहा है, रंगपुर गुजरात। ऐसे ही कनेक्ट कर करके थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा। आगे कहता है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, जो इसका खुदाई करवा रहे थे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य संबंध था। तब बैल का जो मिलने का चित्र मिलने से पता चल जाता है आपको क्या, कि मेसोपोटामिया का संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता से था।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में, कर्मकांड, आत्म ब्राह्मण, यज्ञ प्रणाली नहीं, मातृशक्ति में विश्वास वो सबसे ज़्यादा करते थे। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो इसका आंसर जाएगा आपका कोट दीजी। कोट दीजी जो है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है कोट दीजी, और ये जो है किसी भी समुद्री तट पे नहीं पड़ता है। तो इसका आराम से तरीका याद रखने का, कोट दीजी, कोट अगर मान दर्जी ने दिया है आपको तो आपको कहे दिया है भाई ये पहन के समुद्र नहीं जाइएगा, भीग जाएगा, वरना कोट पहन के समुद्र नहीं जाइएगा, आपको छोटा कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? मैं आपको इसमें क्यों गोल कर रखा हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर है इस बुक के हिसाब से विशाल स्नानागार है, लुसेंट के हिसाब से, बट ये जो है एक एग्जाम में आया था तो विशाल अन्नागार आंसर पड़ा था। गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको बताएगा यही बात, विशाल अन्नागार। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, मैं इसमें स्टार लगा के छोड़ दे रहा हूँ कि मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार या विशाल अन्नागार। मैं दोनों बता दिया, इस बुक में ये आंसर दिया हुआ है, बट नेट वगैरह पे सर्च करने पर ये देता है, तो मैं इस पर 100% कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि ये होगा ये, क्योंकि मैं ये भी कई जगह देख लिया किताब में, जब मैं सर्च कर रहा था तो 2-3 किताब में ये भी दिखा, 1-2 किताब में ये भी दिख गया, तो इसलिए मैं कंफ्यूज कर गया। तो इसका मैंने दोनों आंसर आपको बता दिया। अब आप अपना हिसाब से देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ इस पर। मेरा अगर मानना है तो मेरे को भी लगता है कि अन्नागार होना चाहिए। आगे कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसको ग्रिड प्रणाली बोलते हैं, ये ग्रिड प्रणाली याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, ये जो लोथल है, लोथल से क्या मिला है? तो लोथल से मिला है आपको गोदीबारा, जिसके डॉकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड का मतलब होता है क्या? जहाँ से क्या बोलते हैं उसको, पानी में आने जाने को बोलते हैं क्या? बंदरगाह, बंदरगाह मिला, पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट। आगे आपका काली बग्गन से मिला हुआ था, बताया था मैं, जोता हुआ खेत, ईंट वगैरह मिला था। धौलावीरा से धराम से गिर गया, ये कहाँ? गुजरात में है। हड़प्पा लिपि मिला है कि बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है जिसपे 10 चिन्ह बना हुआ है। बनमाली जो है ये पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति मिला है। ये वाला नहीं है, जुता हुआ खेत अलग है, बात समझे। यहाँ पे जो दे रहा है ये है आपका हल का जो है ना डिजाइन बना हुआ, मिट्टी का, मिट्टी को हल का डिजाइन बना के उसको पका दिया गया आगे में, उसकी बात कर रहा है, ये बनमाली से है। कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति के रूप में अंकन नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा, शेर का कहीं भी वर्णन नहीं, हाथी का वर्णन है, गेंडा का, बाघ का। अगला है कि हड़प्पावासी किन धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहा से नहीं थे, याद रखिएगा, बार बार ये आता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान, मतलब एक साथ 2 व्यक्ति का समाधान, मतलब कि समाधान का मतलब है एक जगह दफनाया हुआ मिला है, तो लोथल में। और इसका आसान तरीका वही बात, लोथ हुआ, गिर गया, एक बार में 2 आदमी मर गया, दोनों दफना दिया गया, बस ऐसे याद रखिएगा। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो वो उसको सिंडर बोलते थे। क्या बोलते थे? सिंडर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखिएगा। और दामाबाद कहाँ है? सबसे नीचे में है, महाराष्ट्र में है, 58 का। क्लियर हो रही है बातें? अगला कर रहा है हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी का आयात करते थे, टीन का करते थे और सोना का, इन तीनों चीज का करते थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो वो जगह था जिसका बोलते हैं हिंदू कुश के क्षेत्र के बदखसा से। तो यह अफगानिस्तान का और तजाकिस्तान के बीच का जगह है, समझे। आगे था अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? तो मुंडीगाक भी है अफगानिस्तान का, और सुर्तगोई भी है। सुर्तगोई और मुंडीगाक, ये दोनों अफगानिस्तान का जगह है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो आंसर आप दीजिएगा, ये सभी थे, लोथल, सुतका गेंडर,
ये गुजरात में। लोथल और सूतका गेंडर कहाँ पे है? गुजरात में है। और अलाहदीनो एवं बालाकोट पाकिस्तान में है। और कुनतासी भी पाकिस्तान का सिंध प्रांत में, यानी सब आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो आप आंसर इसका दीजिएगा व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरन, इन सभी का वर्णन मिलता है। व्याघ्र बाघ को बोला जाता है, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन। शेर नहीं है, शेर इज नॉट, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन में शेर देता है, इस बार नहीं दे रखा था। किन हड़प्पाकालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री के कांस्य मूर्ति मिली? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा से मिला है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये भी हड़प्पा से मिला है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का निशान मिला है? तो ये चानहुद्रो से मिला है। और इसका याद रखना बड़ा आसान है, चानहुद्रो नहीं, दौराने जैसा फील हो रहा है। चानहुद्रो सुन के नहीं लग रहा है कैसे कोई किसी का पीछा कर रहा है, बस इससे याद रखिए। कर रहा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खरी लोमड़ी के चित्रण मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी से सदृश पाया जाता है? तो ये मिलता है लोथल से ही। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रतोत्तर मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस जगह पे हुई है? तो गुजरात में ही किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों को मुख्य खाद्यान्न फसल थी? तो जो मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था पूछ रहा है, तो आई थिंक वो चावल नहीं खाते थे। मुख्य खाद्यान्न मतलब ये मिला है साक्ष्य, लेकिन मुख्य फसल में चावल नहीं आ रहा है उनका। बात समझ में आ रही है आपको? चावल आंसर दीजिएगा इसका दाल आंसर नहीं हुआ, इसको कट कर दीजिए। नेक्स्ट है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुका है और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये दोनों सही बात है, इसका ए आंसर दीजिए। अब लमसम खत्म हो चुका है उसका, तो जब निकला था उसी समय उसका ज़्यादा प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला करा, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये बात भी सही है, धार्मिक तत्व ये जो है वर्चस्वशाली नहीं था, लौकिक सभ्यता था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, दोनों पॉइंट सही है। यहाँ है मांडा, जम्मू कश्मीर में है, ये मैं बताया था आपको, जम्मू कश्मीर मांडा। दैमाबाद बताया था अभी ट्रिक से, महाराष्ट्र। कालीबंगा राजस्थान, काला हो गया। राखीगढ़ी हरियाणा, राखीगढ़ी यहाँ पे आया, राखीगढ़ी हरियाणा का है। एक और पीछे कुछ था एक नाम जो हरियाणा का था, मुझे बताना भूल गया मैं, कहीं पे नाम था, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं उसको बता दूं क्योंकि वो आपके काम का हो सकता है, दिख ही नहीं रहा है। हाँ, बनवाली जो था, ये भी बनवाली। इसका ट्रिक है राखी घड़ी, राखी जैसा फूल जैसा राखी होता है ना, तो फूल कहाँ मिलेगा? बनवाली, माली उसको खोज के लाएगा, बनमाली, ऐसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट कहता है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का नहीं हुआ है। किस पशु के अवशेष से सिंधु सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं हुआ। देखिए आ गया ना क्वेश्चन यहाँ। चानहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके ने किया था, ब्रिटिश व्यक्ति थे और 1935 से 36 में ऐसा किया गया था। यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया, अभी और कराना है, ये नहीं सोचिए कि हो गया। तो यहाँ पे एक टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक कहने का मतलब है कि एक पार्ट कंप्लीट हुआ, मुझे अभी 4 पार्ट कराना है, इसलिए समय लगेगा, आपको देना पड़ेगा समय। देखिए वैदिक संस्कृति की बात करेंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही हो जाता है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम लोग 1500 से ले 1000 तक। 1500 से 1000 तक जाइएगा ना, तो ये पूर्व वैदिक कहलाता है। और इसके उत्तर वैदिक पर आइएगा, देखिए वैदिक सभ्यता यहाँ से यहाँ है ना, इसीलिए तो उत्तर वैदिक में कहाँ से आ जाइएगा? 1000 से लेकर 600 आ जाइएगा। क्लियर है? देखिए वैदिक सभ्यता 1500 से 600 है, तो आधा आधा बांट दीजिए ना, सीधी बात। 1000 से 600 इधर ले लीजिए और पीछे दे दीजिए 1500 से 1000। बीच का कुछ पार्ट थोड़ा मिक्सअप है,
यहाँ देखिए कह रहा है आर्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आर्या का मतलब बहुत श्रेष्ठ होता है। आर्या का मतलब ही श्रेष्ठ है। यहाँ कह रहा है, अच्छा यहाँ पे यहाँ हो जाएगा, यहाँ कह रहा है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो कह रहा है वे मुख्यतः नगरों के निवास करते थे, तो आर्या नगर में निवास नहीं करते थे, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए वे संस्कृत बोलते थे, ये सही है इनके लिए। अगर आप वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। और वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। लेकिन वे नगर में रहते थे, ये गलत है उनके लिए। और माइंड को थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता से आगे निकाल के लाइएगा, यहाँ पे मैटर सारा बदल जाएगा। अगर वो माइंड में रखिएगा तो यहाँ काम खराब कर लीजिएगा। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो वो तंबाकू खाना नहीं जानते थे, तंबाकू उन लोगों को नहीं पता था। आजकल चलता है बहुत तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापनों को किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते थे हम लोग श्रमण। श्रमण कहा जाता था। जो ब्राह्मण का विरोध करते थे और वेद का विरोध करते थे, उसको श्रमण बोलते थे। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक कौन सा है, तो शुल्ब सूत्र। और याद रखिएगा शुल्ब सूत्र ज्यामिति पर आधारित है। आगे आएगा क्वेश्चन, अपने आप देख लीजिएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग, तो ऋग वैदिक काल। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक कौन सा, ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताना है। तो पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण लिखा गया, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। इसमें 5, 10, 20 स्टार लगा लीजिए। ये पता आपको होना भी चाहिए नॉर्मल भी, कि वेद लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्य, फिर उपनिषद लिखा गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे करके 4 वेद है। याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाता है। तो इसमें लास्ट वाला छोड़ दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को छोड़ दीजिएगा। अथर्ववेद को छोड़ दीजिए, काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है सत्यमेव जयते, किस उपनिषद से लिया गया। तो इसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से, सत्यमेव जयते। आगे है आपका ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्यतः व्यवसाय क्या था। तो देखिए यहाँ पे पशुपालन आ गया है। आप खुद सोचिए, वहाँ पे हम लोग चल रहे थे, इससे पहले का वो समय है, तो उस समय नगरीय व्यवस्था था। यहाँ पे लेकिन पशुपालन है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक आर्यों का पशुपालन वो मुख्यतः किया करते थे। व्यवसाय किसका था, सिंधु सभ्यता में था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। सामवेद क्या है ना, शाम के समय में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है शादी ब्याह का, संगीत का प्रोग्राम शाम को होता है, इसलिए सामवेद में संगीत से रिलेटेड। दिस इज द ट्रिक जिसे आपको हमेशा याद रहेगा। प्रथम विधि निर्माता किसको, मनु को माना जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2, 4, 5 स्टार लगा लीजिए। कृष्ण भक्ति का प्रथम जो प्रधान ग्रंथ माना जाता है वो श्रीमद् भागवत गीता माना जाता है, महाभारत नहीं माना जाता। इसी का ये पार्ट है, लेकिन इसको माना जाता है, इसको नहीं। किसके, श्री कृष्ण की भक्ति की बात कर रहा है, इसीलिए। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था, तो गोधन था। मतलब जिसके पास गाय है वो ज्यादा धनवान है। आगे कहता है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का वर्णन उल्लेख में पहली बार मिलता है। तो पहली बार मिला है 10वां मंडल में। 10वां मंडल में पहले पास शूद्र का उल्लेख मिला है। शूद्र जो नीचे एकदम कास्ट का माना जाता था उस समय के हिसाब से। आगे आपको पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 पुराण है टोटल। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था, तो प्राकृतिक का था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण क्या है, समझे, किसका उपासना है, तो प्राकृतिक का है। कह रहा किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार कहाँ कहाँ लगाऊं मैं, इंद्र में लगा दीजिए, इंपॉर्टेंट है। पुरंदर कहा जाता था। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। वरुण को वर्षा का देवता माना जाता था। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित वस्तु है, किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो देखिए विषय यहाँ पूछ रहा है, किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो गणित का ज्यामिति। बात समझे, गणित का ही है पार्ट ज्यामिति, लेकिन मेनली ज्यामिति ऑप्शन में है तो ज्यामिति दीजिएगा। अगर ज्यामिति नहीं रहता तब गणित आप मारते। बात समझ में। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अस्तोमा सदगम्य। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब क्षेत्र में बसे। पंजाब के सिंध क्षेत्र के आसपास बसे थे। पंजाब
सिंध क्षेत्र कहना गलत रहेगा, पंजाब क्षेत्र मानना जाएगा। ऋग्वेद को जो ज्ञाता होता है ना, यज्ञ कराता है जो ऋग्वेद में, तो उसको बोलते हैं हम लोग होता या होत्री बोलते हैं। यजुर्वेद वाले को हम लोग अर्धवायु बोलते हैं, और सामवेद वाले को उद्गाता या उद्गात्री बोलते हैं। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। ये याद रखना है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और सबसे ज़्यादा आता है आपको ऋग्वेद वाला का, कि ऋग्वेद वाले पढ़ने वाले ज्ञाता को क्या बोलते हैं? तो होता या होत्री बोलते हैं। यजुर्वेद वालों को अर्धवायु बोलते हैं, और सामवेद वालों को उद्गाता। सामवेद याद रहता है, साम का मतलब शाम के समय में क्या होता है? गाने से रिलेटेड था, उद्गाता, गाता गाता आ रहा है इसमें, इसीलिए। अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है वेद को अपौरुष क्यों कहा गया है? ऐसा माना जाता है कि इसका वेद को रचना जो है ना, वो देवता ने करा है, आदमी ने नहीं करा, इसीलिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है, इसको स्टार लगाइए, ये इसको स्टार लगा ही दीजिए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक माना जाता है उलूक कनाद को, महर्षि कनाद या उलूक कनाद कहिए। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें भी, हल्का न लीजिएगा इनको, जैमिनी वाले को। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो बाद नारायण। देखिए इसका, देखिए जन्म होता है जैमिनी, जन्म तो शुरू वाला, मीमांसा या पूर्व मीमांसा शुरू वाला, जैमिनी जन्म लिया। और वेदांत या उत्तर मीमांसा बाद वाला, तो बादरायण नाम है ना, बादरायण। तो ऐसे पकड़ लीजिएगा, इसमें भी बादरायण है, इसमें जैमिनी, सेम ऑप्शन है, लेकिन पकड़ पाइएगा कि नहीं पकड़ पाइएगा। बाद में आया बादरायण, जो पहले हुआ जैमिनी जन्म लिया। तो ऐसे करके इन दोनों को याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ट्रिक छोटा छोटा काम आता है। ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ठीक है, सोम को समर्पित कौन सा है? 9वां मंडल, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध या 10 राजा युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? तो परसुनी नदी के तट पे हुआ था। जानते हैं इसको रावी नदी आजकल हम लोग कहते हैं। ये जो रावी नदी, इसी को पहले परसुनी नदी बोला जाता था। बात समझ में आया? अगला यहाँ पे देखा रहा है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितना माना गया? तो 1/6, मतलब 6, मतलब मान के चलिए 6 पीस आम हुआ, 1 पीस आपको राजस्व में देना है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग का है? तो याद रहेगा, ब्राह्मण युग बोला जाता है, 800 से 600। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? अछूत की बात सबसे पहले कहाँ पे आया? तो इसको बोलते हैं धर्मशास्त्र के काल में अछूत शब्द लाया गया। सबसे दुख की बात है, यहीं से काम खराब हुआ, वही 800 से 600। एशिया माइनर स्थित बोगाजोकोई का महत्व इसलिए है कि, ये आंसर पहला हो जाएगा, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसमें 4 वैदिक देवताओं, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नास्तेय का उल्लेख मिलता है। इसीलिए गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। फिर से सुनिए, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो सके मेरा गलती हुआ, इसके लिए सॉरी, कुछ हो सकता है इसमें गलती मैं उतना जानता नहीं, बस सुना हूँ इसलिए याद है। तो गायत्री मंत्र यही है, ऋग्वेद से लिया गया है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था तो गौतम ने किया था, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्याय दर्शन गौतम। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। निष्क कहा जाता था स्वर्ण आभूषण को। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित, उपनिषद जितने भी पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है, याद रखने वाली ये बात है। यहाँ ये आपको, जैसा कि मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ऋग्वेद में क्या हुआ है? तो ऋग्वेद में है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, देखिए कर्म कांड है यजुर्वेद में, ये इसमें लगाइए। स्रोत एवं कर्म कांड दिया है यजुर्वेद में। सामवेद में संगीत का लगा देते हैं, ठीक है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, सबसे बाद वाला जो है तंत्र मंत्र और वशीकरण। अब एक बच गया आपका, ये लगा दीजिए यहाँ पे, स्रोत एवं प्रार्थना है। सुनिए, ऋग्वेद जो है भगवान का स्रोत और प्रार्थना है ढेर सारा।
उसके बाद सामवेद आप जान ही गए, तो एक तो ये प्रार्थना वाला आप जान गए, सामवेद आपको याद हो गया। अथर्ववेद भी मैंने बता दिया आपको, क्या तंत्र मंत्र वशीकरण सबसे बाद वाला है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है, सबसे ज्यादा स्रोत और कर्म कांड इसमें चर्चा किया गया, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम वर्णित कौन सा नदी है, तो सिंधु नदी का सबसे पहले वर्णित है। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, तो कहाँ शासक थे, केकय के, इस जगह का याद रखिएगा। अच्छा, अध्यात्म यज्ञ के विषय में नचिकेता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कंठोपद उपनिषद से याद होता है। देखिए, संवाद का मतलब होता है बात विचार, नचिकेता और यम के बीच बात विचार हुआ तो कंठ से आवाज निकल रहा था ना, तो संवाद कहाँ, तो कंठोपनिषद। याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका कंठोपनिषद क्यों या कैसे याद रहेगा। वैदिक नदी कुंभा, जिसको काबुल में है, का स्थान कहाँ निर्धारित होता है, तो अफगानिस्तान में काबुल है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है, तो सांख्य दर्शन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। कपिल मुनि का जो है वो सांख्य दर्शन है। आगे कह रहा है, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्रमाणित कर रहा है, प्राचीनतम प्रमाण मिला है, तो ये वो जगह का नाम है, यूपी में है, एटा नामक जिला में पड़ता है आपका अंतरजी खेरा गांव है, या जो भी हो कस्बा, अंतरजी खेरा में आपको एटा यूपी में है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद। ये स्टार लगा के याद कर लीजिएगा, ये अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम में आया हुआ कि सामवेद पूरी कॉपी माना जाता है ऋग्वेद का। निम्नलिखित में कौन, बहुत सारा चीज मैच करता है इसे, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानेत्री से सम्मिलित नहीं है, तो भागवत जो है प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है, भागवत गीता, ब्राह्मण सूत्र और उपनिषद है। देखिए, कर्म का सिद्धांत संबंधित है तो मीमांसा से। नेक्स्ट देखिएगा, तो करा अथर्ववेद औषधि से संबंधित हो जाएगा। ऋग्वेद की बात करिएगा तो ईश्वर का महिमा, अभी मैंने बताया भी, जिसमें क्या था, प्रार्थनाएं था ईश्वर का, वही बात हुआ। अथर्ववेद का मैंने अभी बताया था कि इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण से रिलेटेड है, और उसी में औषधियों से संबंधित भी है, इलाज वगैरह। यजुर्वेद बलिदान विधि इसमें बताया गया है, यज्ञ में बलि चढ़ाया जाता है ना, तो यजुर्वेद यज्ञ से रिलेटेड है, तो बलिदान से। सामवेद आपको पता है संगीत से, तो याद हो गया, धीरे धीरे याद होता जा रहा होगा ना। चरक संहिता, तो ये आपको सबको पता है, चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, अभी मैंने आपको बताया यजुर्वेद, और आप देख लीजिए अभी याद हो गया यहाँ पे। वैदिक युगीन सभा क्या होता था, अब देखिए यहाँ गोला लगाया हुआ है, आप समझिएगा। इस बुक में इसका आंसर दिया है मंत्री परिषद, लेकिन इसका जब मैंने नेट वगैरह पे सर्च करके देखा है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बन गया, और मुझे लगता है कि नेट पर ही सही बताया गया, क्योंकि वैदिक काल में मंत्री परिषद नहीं होता था। उस समय क्या होता था, गांवों के जो व्यवसाय लोग थे उनका एक संस्था था, जो कोई भी प्रॉब्लम आने पर एक जगह बैठ के वो इलाज करते थे, मतलब माफी चाहते हैं, मतलब विचार करते थे उस पर, ताकि उसका निष्कर्ष निकाला जा सके वैदिक युग में। और मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर है, आज के समाज में भी ये चीज़ होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपस में लोग बैठ के एक दूसरे का सोल्यूशन निकाले। लोग एक दूसरे का हेल्प ही करना भूल गए आज के डेट में, बस समझ में आ रही है। पहले के लोग किसी को दिक्कत होता था इकट्ठा करके एक साथ मिल के थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देता था, ये सब चीज़ होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली था, उसको बोलते थे गणतंत्र। जी हाँ, गणतंत्र उस समय था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, तो आरंभिक विचारधारा सांख्य है। अगला अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि सांख्य, देखिए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, ये जो 6 विभिन्न भारतीय दर्शन है, यह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है कहाँ पे, वैदिक युग में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, देखिए एग्जाम में आया हुई है। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो लुहार, मतलब लोहा तो प्रयोग में लाया नहीं था। मृतभान पॉटरी था, ठीक है, आभूषण था, बढ़ईगिरी लकड़ी का काम था, ये सब था। यहाँ ये देखिए, यजुर्वेद की बात करिएगा तो ये ऋग्वेद से संबंधित है यजुर्वेद। धनुर्वेद की बात करिएगा तो यह आयुर्वेद से संबंधित है। गंधर्व वेद की बात किया था सामवेद से संबंधित है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र की बात किया था
अथर्ववेद से संबंधित है। शिल्पवेद, ये उपवेद है, वेद ही इसमें लगा है लेकिन उपवेद है। आयुर्वेद अगर बात किया तो ऋग्वेद से, धनुर्वेद की बात करें यजुर्वेद से, गंधर्व वेद की बात करें सामवेद से, शिल्पवेद या अर्थशास्त्र वेद अथर्ववेद से संबंधित है। 2 पेज तो नहीं पलट दिया ना? हाँ 2 पेज पलट दिया लगता है। रुक जाइए, यहाँ से होगा, इतना क्वेश्चन छूट जाता है ना, मिस्टेक होता तो। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना है, दूसरा मंडल से लेके 7वें मंडल को, दूसरा से 7वें मंडल तक को गोत्र या वंश मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया, देखिए आ गया ना, जादुई माया, वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का बात हुआ तो ये अथर्ववेद में है, सबसे बाद का ये वेद है अथर्ववेद में, इस पर चर्चा है। आर्या शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 10 है, याद हो गया होगा। आर्या भारत में संबंधित आए थे मध्य एशिया से, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है, कहाँ से है? मध्य एशिया से। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? गद्य मतलब कविता के रूप में था यजुर्वेद, क्योंकि यज्ञ में आप देखते होंगे मंत्र वगैरह जो होता है कैसा रहता है, एक कविता के जैसा ही तो रहता है, यजुर्वेद इज द आंसर। सभा और समिति, स्टार लगा लीजिए स्टार पढ़ने से पहले। सभा एवं समिति, प्रजापति के 2 पुत्रियां थी, उल्लेखक किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो विदत था, प्राचीनतम जो संस्था थी उसको विदत बोलते हैं। ऋग्वेद युग में प्राचीनतम संस्था को विदत के नाम से जानते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था? शतपथ ब्राह्मण। सबसे ग्रंथ में अगर ब्राह्मण ग्रंथ में बात की तो शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना है, स्टार लगा के याद रखिएगा इसको, क्योंकि ब्राह्मण सबसे पहले शपथ लेता है, इसीलिए शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह है उत्तर वैदिक काल में आ गया। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? तो इसमें याद रखें, अनुलोम मतलब गड़बड़ है कुछ, तो उच्च वर्ण का पुरुष है और निम्न वर्ण की नारी से अगर विवाह हो रहा है तो अनुलोम बोलते हैं उसको। और निम्न वर्ण का पुरुष हो जाए, उच्च वर्ण की नारी हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिलोम। मतलब ये ठीक है कि अगर पुरुष अगर पैसा वाला है और महिला गरीब घर की है तो इसको अनुलोम अच्छा विवाह मानते हैं, और ये उल्टा हो जाए, लड़का गरीब है और अमीर लड़की के विवाह हो जाता है प्रतिलोम विवाह माना जाता था। और अगर दोनों बराबर हो, उच्च वर्ग का पुरुष है, उच्च वर्ग की महिला है तो सजातीय विवाह, निम्न वर्ग के पुरुष और निम्न वर्ग की महिला तो सजातीय विवाह। इतनी बात समझ में आ गई होगा, उसी का यहाँ पे आंसर दे सकते हैं आप, ये उल्टा है जो मैं बता दिया ऊपर। यहाँ करा है वैदिक युग में यव का अर्थ होता था जौ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यव मतलब जौ होता था। ब्रीही शब्द का किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल को ब्रीही कहा जाता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू। अथर्व का मतलब क्या होता है? पवित्र जादू। आगे कह रहा है शिक्षा जो है ये सम्मिलित करेंगे हम लोग ध्वनि शास्त्र से, कल्प सूत्र जो है कर्मकांड से संबंधित है, निरुक्त की बात करिएगा तो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा से संबंधित है, और छंद जो है छंद शास्त्र से संबंधित है। आपका ये एग्जाम में उतना नहीं आता है, फिर भी जानना तो हर चीज को है, पढ़ना क्या आ जाए पता नहीं। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी रचनाकार कौन है? तो पाणिनि द्वारा रचा गया था। अष्टाध्यायी का रचना कौन है? पाणिनि, स्टार लगा के याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो आई थिंक कौन सा स्मृति हो जाना चाहिए बताइए जरा। 78 का कंफ्यूजन कर रहा है थोड़ा थोड़ा। मनुस्मृति सबसे पुराना, नारद है, यज्ञवल्क्य के परामर्श है, मनुस्मृति पुराना है, प्राचीनतम है। कर रहा है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य, स्टार लगा के याद कर लीजिए। महाभारत देगा पहला ऑप्शन है, यहाँ पे अलग है ना, महाभारत पहले दे देता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम है। पुराण के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सबसे पुराण सबसे नया पूछेगा जरूर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती, ये भी याद रखिएगा, स्टार मार के। ऋग्वेद में सबसे पवित्र सरस्वती, सरस्वती नदी आजकल सूख गया है, ये ध्यान रखने वाली बात है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो कुल माना जाता है वैदिक में, कुल या कुटुंब। ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है, तो इंद्र। ठीक है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो अथर्व वेद को कहा है। ठीक है, ध्यान रखने की बात है सब। आगे आपका कि किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया? तो ये हो जाएगा मैत्रायणी संहिता।
आगे है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यहाँ कर है राजसु यज्ञ बोला जाता था। गौर से सुनिएगा, राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ बोला जाता था राजसु यज्ञ। अश्वमेध इससे बड़ा यज्ञ होता था। राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु जाने वाला यज्ञ है ये। और वाजपेयी यज्ञ होता था सौर प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है ये दोनों। और अगला है अग्निष्टोम यज्ञ, इसको देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और पशु बलि वगैरह दिया जाता जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाता था इसमें। सोमरस मतलब दारू आजकल जो बोलते हैं हम लोग। परुसनी बोला जाता है किस नदी को? रावी नदी को, ये ऋग्वेद का नाम है। शत्रुधि नदी कहा गया है सतलज को। आस्किनी नदी कहा गया है चिनाब को। और विपाशा नदी कहा गया है ब्यास को। ध्यान रखिएगा। देखिए ब्यास लोग जो होते हैं ना, समझिएगा, वो कीर्तन भजन करते हैं तो उनको विपाशा प्यास लग जाता है, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, इसीलिए। आगे सुनिए, परुसनी नदी, रावी को ही तो बहुत बार सुनते हैं इसलिए याद रहता होगा। शत्रुधि जो है सतलज नदी को कहा जाता है। आज की मेरे को भी माइंड में आ रही है, इसका एक मैं ट्रिक बना रखा था, वैसे याद आता है तो मैं बताता हूँ अभी आपको कैसे कैसे इसका था। आगे का था संस्कृत संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं टोटल। बट लोग तो सब कुछ भूल गए आजकल। ऐसे संस्कार लोग करते हैं अभी भी। वैवाहिक संस्कार है, जन्म संस्कार है, दाह संस्कार होता है, बहुत कुछ है ऐसे। देखिए ब्राह्मण विवाह कहा जाता है जब समान वर्ण या जाति में विवाह होता है, उसको ब्राह्मण विवाह कहा जाता था। दैव विवाह कहा जाता था पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ। होता था क्या कि मान के चले कोई यज्ञ कराने आए हैं पंडित, तो खुशी होकर उनको कन्यादान में दिया जाता था, उसको दैव विवाह कहा जाता था। आगे है आर्ष विवाह का मतलब होता था कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल पाकर दिया जाता था। मान के चलिए कि कन्या के जो पापा जी हैं वो क्या किए, एक जोड़ी गाय ले लिए या बैल लेकर चुका कर विवाह कर लेता था कि चलो भाई इतना चीज़ मैंने दे दिया, अब हम विवाह करेंगे, उसको आर्ष विवाह बोलते हैं। एक और है प्रजापत्य विवाह, इसमें है बिना दहेज का विवाह होता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था। क्लियर हुई बातें? विवाह से रिलेटेड कई बातें और भी देखना है आपको। जैसे कि गंधर्व विवाह में होता था प्रेम विवाह, अगर दो व्यक्ति के बीच में प्रेम विवाह है तो गंधर्व विवाह होता था, इसमें कोई भी पैसा कोई नहीं लेन देन होता था। अगर था असुर विवाह में होता था कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। ठीक है। राक्षस विवाह होता था, इसमें पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, अपहरण करके ले आओ या राजा को हरा के। पैशाच विवाह में होता था सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके या मानसिक कुछ पिलाकर खिलाकर विवाह कर लेना को पैशाच विवाह। सोई हुई अवस्था मतलब मदहोश करके पिशाच विवाह। राक्षस विवाह में पराजित राजा के कन्या से बरजोरी विवाह कर लेना उसका मर्जी के बिना। देखिए होता क्या था कि राजा जब पराजित करता था तो उसकी पत्नी खुद ही कहता था यार मेरा वाला ठीक नहीं है, मर गया है, इसीलिए उसके साथ चली जाती थी, तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। लेकिन बरजोरी कर लेता था लोग, क्योंकि अब जीत गए तो हार गए हो, तब तो मजबूरी में तुमको चलना पड़ेगा, या अपहरण करके, तो राक्षस विवाह। असुर विवाह में होता था कन्या को खरीदा जाता था, और गंधर्व विवाह सबसे अच्छा माना जाता था, प्रेम विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है, तो 3 ऋण में मातृ ऋण शामिल नहीं होता है। देखिए ऋषि का ऋण शामिल है, पिता का ऋण और देवता का ऋण शामिल है, देव ऋण, लेकिन माँ का ऋण शामिल नहीं होता है। देखिए ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है, तो ये है आपका गेरू वर्णी मतलब लाल रंग, गेरू वर्णी मृत भांड। OCP संस्कृति, इसका मैंने फुल फॉर्म खोज दिया है, इसको बोलते हैं ऑर्चिड कॉलुमिनेटेड पोट्री। ठीक है, कलर्ड पोट्री कहिए, ऑर्चिड मतलब ऑर्चर कलर्ड पोट्री। ठीक है। उसके बाद आपका है चित्रित धूसर मृतभांड PGW, इसको बोलते हैं पेंटेड ग्रेवियार। यहाँ पे देख लीजिए कि उत्तर वैदिक काल का है, काल में जो संबंधित मृतभांड है उसको बोलते हैं हम लोग चित्रित धूसर, बोलते हैं इसको पेंटेड ग्रेवियर। यहाँ करा है, कहाँ पे गया, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, भगवानपुर। ये कहाँ पे है आपको पता है, ये गांव है, ये है आपका कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र के भगवानपुर एक गांव में मिला है। नेक्स्ट है प्राचीनतम विवाह
संस्कृत का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य मतलब जिसका वध नहीं किया जाएगा, गाय को माना गया है। गाय का बहुत वैल्यू है ऋग्वेद में। देखिए, संगृहीति का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, भाग दूध का मतलब होता है कर संग्रहर्ता, छत्रा या छत्री का मतलब होता है पासे के खेलने में राजा का सहायता करता था, और अक्षवाप का मतलब होता है प्रतिहार, राजा प्रसाद का रक्षक या सक्षक कह सकते हैं। नेक्स्ट है रीत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत्रस्य गोप कहा गया है? तो इसका आंसर दीजिएगा वरुण को। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का वरुण को माना जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वरुण को ही इसीलिए कहा जाता है आपको बारिश का देवता। नेक्स्ट है 3 क्रमों पगों में 3 लोग को माप लेने का उपक्रम कहा जाता है। समझे, ऐसा है ना कि 3 पग में माप लिया गया था, इसको क्या कहा जाता है आपको पता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा, जानते हैं? विष्णु भगवान ऐसा किए थे। 102 का यदि बात करिएगा तो देखिए, पूषण की बात करिएगा तो विवाह का देवता माना जाता है, बात समझे। और रुद्र को माना जाता है पशुओं का देवता, औस या औध को माना जाता है जगत के पिता, अदिति को माना जाता है देवों के महान माता, जितने भी देव है उसके महान माता। फिर से सुनिए, पूषण को माना जाता है विवाह का देवता, रुद्र को माना जाता है पशुओं का देवता, औस या औध धौस क्या पढ़ा जाएगा, जगत के पिता, अदिति को देवताओं के माता माना जाता है। कह रहा है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो आंसर क्या दीजिएगा? ये संबंधित है आपका समाज व्यवस्था से, मनुस्मृति। गायत्री मंत्र की रचना किससे की गई थी? तो आंसर क्या दीजिएगा आप? विश्वामित्र ने किया था, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। कह रहा है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका आंसर निकल के आएगा ईरान से संबंधित है अवेस्ता। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं था? तो वे लोहा का उपयोग करते थे, ये नहीं था। उनका विशेषता क्या क्या था, पढ़ लेते। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, यस। वे गौ से परिचित थे, यस। जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्व था, यस। वे ताम्र और आधुनिक हाल फाल मतलब हल फाल से उपयोग करते थे, यस। वो जो होता है ना हल जोतने वाला। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों के उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध में मिलता है? तो ये आंसर जाएगा कुंभा नदी बोला जाता है, या क्रमुक नदी बोलते हैं, क्रमुक करके। धर्म तथा रीत भारत का प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आंसर हो जाएगा धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य को बताता है, एकदम सही बात है। और रीत की बात की मूलभूत नैतिक विधान जो कि सृष्टि और इनमें निहित सारे तत्वों को क्रियाकलापों को संचालित करता है, दोनों सही पॉइंट है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। अगला आपका कुंभा का अगर बात करिएगा तो काबुल में है, अभी जस्ट ऊपर में आपने देखा है, अफगानिस्तान। परुस्नी की बात करिए रावी को कहा जाता है, सदानीरा की बात करिएगा कंडक नदी को, और शत्रुधि की बात करिए सतलज नदी को कहा जाता है। कैसा सेशन लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा। समय अभी देना पड़ेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बीच रखूंगा, तभी तो ये पूरा बुक कंप्लीट करा पाऊंगा। आपको पता नहीं है बहुत मोटा ये बुक है, बहुत सारे चैप्टर करने हैं हमें, पूरा जीएस और साइंस कंप्लीट करने हैं। ऋग्वेद में डैश सूक्त है, तो 1028 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो वो जो करते थे, बात हम लोग आर्या की कर रहे हैं, तो आंसर क्या जाएगा? वे प्राकृतिक पूजा और यज्ञ करते थे। पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि का देखिए में योगाचार संप्रदाय का एक दर्शन, एक मिनट इधर दिखाना पड़ेगा मुझे, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। पतंजलि क्या थे, क्वेश्चन तो याद ही हो गया है, अब यहाँ पे जवाब दीजिए। पहला योगाचार लिखा है, आपको लगेगा योग से रिलेटेड है, मार देंगे, नहीं। इसका आंसर जाएगा पाणिनि के सांस्कृतिक व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार है, समझे।
शतपथ ब्राह्मण में से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो ये क्या हो जाएगा, ऋषि गौतम रहुनन से संबंधित है। क्लियर हुई इतनी बातें? 2 टॉपिक हमने कंप्लीट करा। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे, देख लीजिए, महाजनपद काल करेंगे। और स्टार मैं यहीं पे हेडिंग पे लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको ना एग्जाम में मिले 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, तो काम खराब हो जाएगा, मेरा मेहनत बेकार जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेगा। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत काम का है। देखिए, पहला है गंधार की बात करिएगा। गंधार का जो राजधानी था वो था आपका तक्षशिला। सूरसेन की बात करिएगा, मथुरा था। वत्स की बात करिएगा, कौशाम्बी था। और कौशल की बात करिएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ पे है आपको पता चला? यह जम्मू कश्मीर में, कौशल नरेश, जम्मू कश्मीर। गांधार तक्षशिला, सूरसेन मथुरा और वत्स कौशाम्बी। याद रखना है आपको, ये जगह पूछता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखने के। जा, आपको तो दिख ही नहीं रहा था, माफी चाहते हैं। अरे भाई, कैमरा पर ध्यान नहीं देने से यही हो जाता है। कोई नहीं, फिर से बोल देता हूँ। गांधार, तक्षशिला, सूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग हेल्प करिए, कुछ दोस्त में शेयर करिए वीडियो वगैरह। सब्सक्राइबर थोड़ा तेज़ी से गेन कराइए कि स्टूडियो बनाए, बहुत जल्दी बनाने का कोशिश करें स्टूडियो। इतना बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर लाइव आके पढ़ाते सामने तो और मज़ा आता, कितना अच्छा रहता। मेरा भी चाहत है, बट क्या करूँ, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बट करूँगा बहुत जल्द आप लोग के लिए। यहाँ करा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? कुनिक का मतलब राजकुमार होता था, ठीक है। अजातशत्रु को कहा जाता था। हर्यक वंश का था अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयीन बसाया था, ठीक है। शायद इसमें आंसर ये दिया हुआ है, बट इसका आंसर उदयीन होगा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उस काकवर्ण नाम से भी जाना जाता है। तो काला शो का आंसर होगा। और इसमें 50 स्टार लगा के याद रखिएगा, एकदम डायरेक्ट एग्जाम में ये दिखेगा, एकदम मैं गारंटी दे सकता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन जब रिपीट होता है ये क्वेश्चन। आगे कहता है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। स्टार लगा लीजिए, मैं कितना स्टार मानूं, सभी इंपॉर्टेंट है। सिकंदर महान एवं पोरस, सिकंदर महान और पोरस पुरु के सेना के बीच में जो किस नदी पर सामने आमने सामने तट पर पड़ाव डाले हुए था? झेलम नदी के, एक इधर था एक उधर था। इस पर फिल्म भी बनकर आया था, ऋतिक रोशन का कोई फिल्म बना हुआ है इस पर। किस प्रकार का मृत भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृत भांड। अब देखिएगा जरा, अब जैसे जैसे समय बदल रहा है पॉटरी बदलते जा रहा है, मिट्टी का ही है लेकिन यहाँ काला वाला कर रहा है। उत्तरी काले पॉलिश्ड बर्तन है। ये किसकी बात हो रही है? द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण की प्रारंभिक माना जा रहा है। समय के हिसाब से बदलता है क्वेश्चन। पाली ग्रंथों में, पाली संस्कृत भाषा है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है भोजक या ग्राम भोजक, भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तब महापदनंद था। नंद से नंद लगा हुआ है, ऐसे घनानंद भी है, नागार्जुन है, तो नहीं, महापदनंद था। महान लोग ना स्थापना करेगा जी, इसीलिए। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अर्गमिरीज या जेंड्रमीज कहा गया है? तो घनानंद को कहा गया, घननंद को। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा किया गया, ठीक है। आगे देखिएगा, तो प्राचीन भारत में दूसरी विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो यूनानियों द्वारा किया गया। वहाँ ईरानी था। पहला विदेशी आक्रमण ईरान के लोग किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना तो चाहिए भारत में। लेकिन दूसरा जो किया गया है, और पहला यूरोप का कौन था? पहला तो यूनान से आया था। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो इसको बोलते हैं डेरेसियस या दारयबाहु फर्स्ट, डेरेसियस बोलते हैं।
हाइड स्पेस या बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दे रहा हूँ पहले ही। हाइड स्पीड या वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। इस युद्ध का 326 बीसी के किन किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, ये याद रखना, हाइड स्पेस का युद्ध। अगला कहा जा रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। ये डेट ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। बिंबिसार की बात करिएगा तो हर्यक वंश से संबंधित है, और कालाशोक की बात किया तो शिशुनाग वंश से है। महापद्मनंद तो नंद वंश से है, और बिंदुसार की बात किया मौर्य वंश से है। ये संस्थापक नहीं है, ध्यान रखिएगा, संबंधित है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनका ये बेटा था बिंदुसार, इसी का बेटा अशोक था। मतलब इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य जिसको कि राजा बनाया था घनानंद को हरा के, और बिंदुसार बेटा हो गया, अब बिंदुसार का बेटा अशोक हो गया। ये सब मौर्य वंश से संबंधित है। यहाँ का रहा है मगध का आधुनिक नाम पटना हो गया है। गया का कुछ जिला भी है। वत्स की बात कीजिएगा इलाहाबाद हो गया। कौशल की बात कीजिएगा अवध। अवंती का बात कीजिएगा मालवा। कोई दिक्कत नहीं? नो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक वो इम्पोर्टेंट है, वो बता देता हूँ। ये जो है ना वत्स इलाहाबाद, ये प्रयागराज, ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। ये अवंती मालवा तो नहीं उतना पूछता है, आ गया ये। यहाँ करा है मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो राजगिरी, गिरिब्रज या राजगिरी, ये दोनों कभी कभी अलग भी माना जाता है, लेकिन असल में एक ही का ये नाम था। तो यही आंसर हो जाएगा। मगध का जो पहली राजधानी था, देखिए ऐसे हुआ, पहले गिरिब्रज हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर वैशाली हुआ, फिर पटना हुआ, ऐसे करके है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयीन ने किया था सबसे पहले, उदयीन। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे मिलता है? तो अगुंतर निकाय, और ये क्या है? बौद्ध ग्रंथ है, एक धर्म ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है, अगुंतर निकाय। निम्नलिखित में से मगध कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? मतलब जिस समय सिकंदर महान था उस समय था मगध का कौन राजा था? तो घनानंद था उस समय, 322 ईस्वी के समय में, ईसा पूर्व। आगे कहता है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? तो इसको बोला जाता है 6ठी सदी ईसा पूर्व माना जाता है। सिकंदर की भारत में सफलता का कारण क्या था? पहला कारण यह है कि भारत में तब कोई केंद्रीय शक्ति नहीं था, उसकी सेना सर्वश्रेष्ठ प्रकार की थी, उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया, और वह एक अच्छा प्रशासक था। ये सारे कारण से क्या हुआ? वो आराम से भारत पर विजय प्राप्त कर पाया था। यहाँ कह रहा है कि राजा अगर बोलिएगा, प्रघोत की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा अवंती का था। उदयीन की बात करिएगा तो ये संबंधित था आपको वत्स से संबंधित था, और प्रसेनजीत की बात करिएगा कौशल से संबंधित थे, और अजात शत्रु का बात करिएगा मगध से संबंधित था। ऐसे करके क्लियर हुई बात है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, उसको कलिंग में था। आगे है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधिकार में लिया था, वो डेरेसिया था, डेरियस था। स्टार लगा के याद रखिएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो आंसर क्या आ जाएगा? बज्जी संघ या वैशाली से था, हमेशा ही वैशाली से लड़ता रहा। मैं इसी का रहने वाला हूँ, बट वीडियो आपके लिए पंजाब से बना रहा हूँ। नौकरी यहाँ मिल गया है, सरकारी नौकरी कहते हैं ना, जहाँ भेजेगा वहाँ जाना होगा, लेकिन क्या करें, लाइफ में नौकरी तो जरूरी है। बज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसी हथियार जुड़ा हुआ था, आगे महाशिलाकंडक पत्थर फेंकने वाले एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियार का प्रयोग किया था? तो वो था अजातशत्रु। गजब का हथियार बनाया था। इसका इसमें प्रयोग दिखाया गया, वो बाहुबली में आई थिंक दिखाया गया, जिसमें बड़ा सा गोला को ऐसे खींच कर फेंकता था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। इसी को हरा के मौर्य वंश स्थापित हुआ था। कौटिल्य, विष्णुगुप्त जो बोलते हैं, वो बहुत हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य को कि हराओ इसको, क्योंकि ये ना कौटिल्य को निकाल दिया था लात मार के, इसीलिए कहानी है। भारत में सिक्का मुद्रण का प्रचलन कब हुआ? तो याद 600 ईसा पूर्व में हुआ था, महाजनपद के समय में हुआ था। कहता है निम्न राजाओं का विचार करिए, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। पूछ रहा है बुद्ध के समकालीन कौन था? तो बिंदुसार नहीं था, अजातशत्रु भी था और प्रसेनजीत भी था उस समय। आगे कह रहा है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था?
तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग हुआ था इसी वजह से। मगध साम्राज्य, गौर से सुनिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा का चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती में। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिंदुसार ने क्या किया था? अपना जीवक को भेजा था कि जाओ इलाज करो वहाँ पे, वो जाके इलाज भी करा था। यहाँ पे कह रहा है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? तो शिशुनाग ऐसा किया था। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो बिंबिसार था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो काशी को नहीं किया था, वत्स और अवंती को कर लिया था। नेक्स्ट है काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु किया था। काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में विलय करा था। यहाँ पे इस क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ी है, उसको समझिए। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ये वाला कि गिरिब्रिज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां थी। इसका 4 नहीं 3 राजधानी था। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, यही 3 रहा है, क्योंकि गिरिब्रिज और राजगृह एक ही हैं, ये दोनों अलग नहीं है, इसीलिए ये गलत माना जाता है। बट इस किताब में इसका आंसर दिया है आपको क्या? डी। आगे आइए, आगे कह रहा है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों का एक शासक था, तो नंद वंश का था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध था सबसे ज्यादा शक्तिशाली 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन ने भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के कारण माना जा सकता है? तो 42 का अगर आप जवाब देने चलेंगे तो पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार हुआ है, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार हो गया है, घंटा आकार के गुंबज कला का प्रचार हो गया है, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति का प्रचार हुआ है। ये सारे चीज हुआ है ईरानी आक्रमण के प्रभाव से हुआ है। डी आंसर देंगे इसके लिए। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आंसर समझ में आ रही है? तो आंसर क्या दीजिएगा? उसके भारत को यूनान की रियासत बनाया था, ये गलत है, उसके लिए वो नहीं बनाया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मगध में। कुशीनगर के मल में, कपिलवस्तु के शाक्य में और वैशाली के लिच्छवी में, सभी में गणतंत्र उसमें था, इसमें राजा था मगध में। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महापदनंद। क्या हो जाएगा? महापदनंद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेरियस, जिसको दारियाबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटीय भूभाग के जीत कर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त किया था? उस समय का जो था 360 टैलेंट था। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो हेरोडोटस नहीं था, याद रखिएगा, इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडोटस। एनासिक्रीटस इसी के साथ आया था, नियाकर्स भी इसी के साथ आया था, एरिस्टोबुलस भी इसी के साथ आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठीन, बोलते थे श्रेष्ठीन। गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। यहाँ पे मैच सही करा गया है कि अष्टकुलक जो होगा परामर्शदायी संस्था था। महापात्र की बात करिएगा उच्च कोटि के अधिकारी था। बलि साधक की बात करिएगा तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी था। और सौलिक या शुल्काध्यक्ष की बात करिए तो शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क व चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था उस समय। यहाँ पे है मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की है एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। इसका पुत्र इसी को मार देता है कि अपने पाप का क्यों मारा, मतलब उसके दादाजी को। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित हुआ था? लिच्छवी के द्वारा स्थापित हुआ, लिच्छवी गणराज्य बना था। देखिए कुरु की बात करिएगा ना तो ये इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल की बात करिएगा तो अहिछत्रप हो जाएगा पांचाल का। अगर कौशल की बात करिएगा तो साकेत, और वत्स की बात किएगा तो कौशाम्बी।
ये राजधानी था। आगे आइए, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अगुंतर निकाय करता है, और ये क्या है, बुद्ध से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो कौशाम्बी नहीं रहा। पाटलिपुत्र, राजगृह, गृहब्रज, ये तो दोनों सेम ही है, और वैशाली भी था। क्लियर हुई इतनी बातें? थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा देर और साथ देना होगा आपको, ज़्यादा नहीं बचा है, बस एक लास्ट टॉपिक है जो कर लेना है हम लोग को। करा धार्मिक स्थल आंदोलनों 6ठी सदी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 4ठी सदी तक हम लोग अब करेंगे फटाफट। थोड़ा बचा है, ज़्यादा देर नहीं। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन करिए, एक सेकेंड। बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो इसको बोलते हैं कुशीनारा या कुशीनगर, यूपी में ये जगह पड़ता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो धर्मपाल ने किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण दिया? तो अशोक ने किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? पाली भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाली में हुआ है तीनों पिटक का जो है वो। देखिए, याद रखिएगा, जैन धर्म जो था ना प्राकृत भाषा में ज़्यादा था, लेकिन जो ये था बौद्ध धर्म, ये ज़्यादातर पाली भाषा में था, इसलिए इससे बहुत कम लोग जुड़ा। जैन धर्म से बहुत लोग जुड़ा, गांव-गांव तक। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध जो है वो पहुंच गया था? तो अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध का स्तूप के लिए। महावीर का जन्म स्थान क्या है? देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो उसको जांत्रिक गोत्र बोला जाता है, जांत्रिक गोत्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन अब नहीं है, पहले एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है तो आगे भी आ सकता है। महावीर की माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, बहुत इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो सुभद्र थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था, कौन था जो गौतम बुद्ध ने किया था? तो सुभेद्र था। अच्छा, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा सबसे प्राचीन। करा किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो आंसर हो जाएगा पाली भाषा का। नेक्स्ट है आपका कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा पावापुरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे सबसे पहले। और मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। आगे था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था, ये यूपी में पड़ता है। अगला है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित है, तो बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो गया में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। कह रहा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? धर्मचक्र परिवर्तन, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था, धर्मचक्र परिवर्तन। देखिए, महापरिनिर्वाण मौत को बोलते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन प्रवचन को बोलते हैं, ये तो कुछ पता नहीं बना दिया है। महाभिष्निष्क्रमण घर त्याग को बोलते हैं। आगे कहता है कि बौद्ध धर्म में समाज के निम्न वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो महिला एवं शूद्र पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। घर से जाएंगे तो घोड़ा पर चढ़ के जाएंगे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में किया गया था, जहाँ से हम हैं। अच्छा लगता है ना। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन था, याद रखिएगा। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी। ऐसे एशिया की रोशनी, मतलब किसे एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। देखिए, गांधी जी क्यों दिया, इसमें देना चाहिए था इसको महावीर, कंफ्यूज करने के लिए, गड़बड़ था, ऑप्शन ने दिया है। आगे कह रहा है आपका दिलवार के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये चालुक्य सोलंकी ने कराया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन तीर्थंकर कितने हुए? तो 24वें थे, अंतिम भी थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या था? तो अहिंसा था। आगे देखिए, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा था? महावीर स्वामी थे, 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य बोला जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। मैं इस जगह पे गया, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ पे है, मैं घूम के चला आया। वैशाली के पास पड़ता है कुंडग्राम। आगे कहता है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा का कहाँ हुआ था? कुंडल वन। ये कुंडल ग्राम अलग है, कुंडल वन कश्मीर में है, ध्यान रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समान नहीं करता है? तो अहिंसा। देखिए, अहिंसा ऐसा शब्द है ना कि बौद्ध और उसको थोड़ा सा मतभेद आपस में करा देता है। आगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ? तो राजगिरी में हुआ था प्रथम। द्वितीय वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था? पटना में, और चौथा हुआ था कुंडलवन में। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटना के बारे में कहा गया है। देखिए, जन्म को हम लोग क्या बोलेंगे? जन्म हुआ उनका लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति की अगर बात करिएगा तो बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में उन्होंने दिया था, सुर लगा के सारनाथ में, ऐसे याद रखिएगा। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। खुशी कुशीनगर में, खुशी निधन हुआ था कुशीनगर में, ऐसे करके याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना जाता है? तो 14 पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल थे। भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा है? तो इसका यदि बात करिएगा भगवत संप्रदाय ना, तो हिंद यूनानी आंसर जाएगा, लेकिन किताब में गुप्त दिया हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों। भगवत महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो जमाली थे। क्लियर है बात? तो यस। आगे कह रहा है कि त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म में ये कहा गया है। यहाँ पे त्रिरत्न सिद्धांत की बात है, त्रिपिटक की बात नहीं है, वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से, और पहला इसलिए ऑप्शन बौद्ध धर्म दे देता है। कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो ये तो सही बात लिखा गया। महावीर बुद्ध का महापरिणाम कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, यानी इसका दोनों सही है, लेकिन ये अलग बात है, ये अलग बात है, तो इसका आंसर बी दीजिएगा। दोनों अलग अलग सही है, बात समझ में आ रही है ना? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी था। अब महात्मा बुद्ध का परिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था, इससे ही रिलेटेड तो है नहीं, दोनों दो बात है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य और बिहार के बारे में अंतर बताएं। तो चैत्य पूजा स्थल होता था और बिहार जहां लोग रहता था, ये सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन बुद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये हो जाएगा सम्मेद शिखर, ये थाईलैंड में। कहाँ है सम्मेद शिखर? थाईलैंड में है, और पार्श्वनाथ से संबंधित है। कहता है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप किए थे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होता था, तो ये देवदत्त होता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, तो ये करता है आपको केवल वसुदेव को। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? अगर हम बात करें तो जानते हैं तीनों सही है। देखिए, उसने वर्ण एवं जाति के अस्वीकार नहीं किया था, माना था उन्होंने, यस। उन्होंने वर्ण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, ये भी बात सही है। महिला और शूद्र पर ही बहुत मेहनत किए थे। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न माना था, ये भी सही बात है, ये बौद्ध की बातें थी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सातवत्तों ने किया था कृष्ण भगवान की पूजा। आगे करा निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम कैसे है? तो आप देखिएगा, सबसे पहले यदि बात करिएगा तो राजगिरी में 1 नंबर में हुआ था। दूसरा आप बात कीजिएगा तो वैशाली में हुआ था।
तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित करके गया था उन्होंने? 58 का यदि बात करिएगा, आंसर जाएगा किसी को नहीं। देखिए, जब गौतम बुद्ध जाने वाले थे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा, तुम लोग अपना हिसाब से देख लेना, जो अनुयायी है उसमें से परफेक्ट को छांट के अपना बना लेना तुम लोग हेड। साम्यवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म से रिलेटेड है साम्यवाद। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, डेट याद रखिएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला माना जाता है विश्वविद्यालय। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन होता है? तो इसको बोला जाता है छंदोदय उपनिषद में कहा गया है, समझे। जैन समुदाय के प्रथम विभाजक के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर का संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो नालंदा जो है सबसे प्राचीन विहार माना जाता है, जहाँ पे बौद्धिस्ट लोग रहते हैं। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? जैन का है तो पाटलिपुत्र, ये ध्यान रखने वाली बात है। द्वितीय जैन सभा तो बल्लभी में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में हुआ था? देखिए, मैंने बोला था ना, प्राकृतिक और अधमागधी है, पाली भाषा नहीं है। ऐसा नहीं कि पाली का यूज नहीं हुआ, पाली यूज हुआ, लेकिन न के बराबर। । 69 का निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद, बिंदुसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक समय में था, लेकिन मिलिंद अलग समय का है। निम्न विचार पर विचार करिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है, ये गलत है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, ये भी सही बात है। और 24वें तो महावीर स्वामी, ये दोनों सही थे। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 2 और 3 वाला, सी आंसर जाएगा 70 का। यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। ये क्या था? कहता है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, कि आप अपना मान लीजिए आपने क्या गलती किया है, और आप अगर सजा चाहते हैं तो खुद से डिसाइड करिए कौन सा सजा। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगना चाहिए कम से कम। ये है वसुमित्र थे। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये बात सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये बात भी सही है। और जानते हैं इसका ये क्या हो जाता है, मतलब व्याख्या करता है। अब देखिए, कीड़ा को मारना भी जैनीय लोग कहते थे क्या कि अहिंसा है, मतलब हिंसा है। तो फिर कृषक लोग कैसे काम करेगा? बात समझ में आ रहा है? तो कृषक लोग इसमें नहीं आ पाता था। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, तो धर्म चक्र परिवर्तन सतु के विषय वस्तु से। अष्टांगिक मार्ग क्या चीज़ से समझे? धर्म चक्र परिवर्तन से, मतलब प्रवचन देने के बाद आप ऐसा करेंगे। मिलिंद पनोह, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य है? तो नागसेन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिंद और नागसेन के बीच में प्रवचन है ये, मतलब क्वेश्चन आंसर। महायान बौद्ध धर्म से बोधित्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पदपानी के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान, देखिए महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो यही है कि देवी देवता का पूजा एक करता है, एक नहीं करता है।
जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। इस क्वेश्चन की बात करिएगा तो कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था महाकश्यप काल में के समय, द्वितीय बौद्ध संगीति का आंसर हो जाएगा सबकामी के समय, तृतीय बौद्ध संगीति की बात किया था मोगलीपुत्र तीस्ता के समय में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तृतीय पटना से संबंधित है ना इसीलिए, और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के समय हुआ था। प्रथम बौद्ध राजगृह वाला है, राजगृह। दूसरा बात कीजिएगा वैशाली वाला, और तीसरा आपको पता होना चाहिए पटना, पाटलिपुत्र, और ये हो जाएगा आपको कुंडलवन। ये इसके कौन अध्यक्ष है उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो हिंदू धर्म भी करता है, बौद्ध धर्म भी करता है, जैन धर्म, तीनों धर्म करता है। बौद्ध संगीतियों के 4 संयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। अजातशत्रु के समय हुआ था राजगृह में, कालाशोक के समय वैशाली में, अशोक के संरक्षण में हुआ था पटना में, और कनिष्क के संरक्षण में हुआ था कुंडलवन में। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो जातक नहीं है, सूक्त भी है, विनय भी है, और अभिधम भी। अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक, लेकिन जातक पिटक नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का मिलता है ऋग्वेद में, इन दोनों का उसमें वर्णन है। अगला कहा जा रहा है महावीर का नाम और अर्थ, जैसे केवलीन तो इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी, जीन का मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर का मतलब होता है अपरिमित पराक्रम, और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। आगे है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पे किया था? तो पावा में किया था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो इसको बोलते हैं सुधर्मन था। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो जैन से जुड़ा, बौद्ध से नहीं, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का कल्पसूत्र रचित है तो भद्रबाहु ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है परिष्ठ पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र इसको रचित किए। किस जैन संरचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? जैन ग्रंथ में, तब भगवती सूत्र में, इसलिए स्टार लगा लीजिएगा। जैन का यही है जिसमें 16 जनपद का उल्लेख है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ दिया था? तब ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ दिया है किसमें। अगला कह रहा है कि जैन शिल्पकला का उदाहरण है, तो उड़ीसा का बाघ गुफा हो गया, खंडगिरी हो गया, हाथी गुफा मंदिर हो गया उड़ीसा का, आबू कहिए या राजस्थान का दिलवार मंदिर हो गया। तो इससे ये भी याद करते चलिए कि दिलवार मंदिर कहाँ है? राजस्थान में। खंडगिरी और हाथी गुफा और बाघ गुफा कहाँ है? तो उड़ीसा में। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर भी हो जाएगा। और श्रवणबेलगोला कर्नाटक का, ये श्रवणबेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है, का गोमतेश्वर या बाहुबली का प्रतिमा, ये सभी क्या है? जैन शिल्पकला का उदाहरण है। आंसर इसका सभी चला जाएगा ए नंबर 4 होगा। एकदम थोड़ा सा बच गया क्वेश्चन, थोड़ा देर और मुझे कुछ साथ दीजिए। यहाँ कह रहा है कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य ने दिया था। सुधोधन की बात कीजिएगा तो बुद्ध का पिता का नाम है। महामाया की बात किया, बुद्ध की माता है। महाप्रजापति गौतमी इनकी मासी थी जो बाद में विमाता भी बनी। और यशोधरा की बात किया तो बुद्ध पत्नी थी। आगे कह रहा है कि चन्ना की बात करिएगा तो बुद्ध का सारथी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। कंठक की बात किया तो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा ऊपर वाला है। अलार कलाम की बात किया तो बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ये तो मतलब क्या ही बताऊँ, 5 स्टार लगाइए या 10। रुद्रक रामपुत्र अलार कलाम थे। और निरंजना है, यहीं इसी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ कह रहा है कि आनंद व अपाली बुद्ध के शिष्य थे दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरता के कारण बहुत नामी है ये। सुजाता की बात किया, कठिन तपस्याचार्थ के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बहुत जिद करके।
चुंद की बात की जाए तो पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये। राहुल की बात कीजिएगा, बुद्ध का चचेरा भाई है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो शाक्य के थे, ये याद रखिएगा, क्षत्रिय कुल इनका शाक्य था। कौन सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। सभी सुमेलित है। देखिए, गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ की बात किया तो बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध की बात किया संबोधि प्राप्त करने यानी ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनका नाम पड़ गया था। इतना ज्ञानी हो गए थे कि गौतम बुद्ध। देखिए, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवत्ती होती है? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। इन्होंने यही चीज देखा था वैराग्य के लिए। बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, रोगी को देखा था, एक लाश को देखा था, सन्यासी को। सन्यासी का जो खुशी था ना, वही इनको बना दिया वैराग्य। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिया। कमेंट्स में मुझे बताइए तो श्रावस्ती कहाँ पे स्थित है, क्या आपको पता है? बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, ने रचनाकार है तो अश्वमेघ है, अश्वघोष सॉरी। महाभिभाष शास्त्र के रचना कौन है? वसुमित्र। और ये इंपॉर्टेंट है, महाभिभाष शास्त्र। कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो धम्मपद। ये गीता के समान महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में भावी संबोधित या भविष्य के संबोधित किसे माना गया है? तो मैत्रेयी को माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के समय में हुआ था। यहाँ कह रहा है योगाचार या विज्ञानवाद का प्रतिपादक कौन है? तो मैत्रेयी नाथ है। वज्रपाणी का मतलब कह रहा है यहाँ पे इंद्र देवता के तुल्य माना जाता था। बदपाणी का मतलब है अवलोकितेश्वर। और मंजूश्री का मतलब है बुद्धि को प्रखर करने वाला। अभिताभ का बात कीजिएगा स्वर्ग के देवता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान हुआ है दक्षिण देशों में। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ है? तो महायान का। उत्तर की बात करें चीन में, नेपाल में, ऊपर चले जाइए जहाँ भी जाइएगा, भूटान में, बात समझ में आ रही है? तिब्बत में, सभी में ये महायान। और नीचे जाएगा श्रीलंका हो गया, नीचे और चले जाएगा मालदीव हो गया, उधर चले जाइएगा जितना भी नीचे में इंडोनेशिया वगैरह, सभी में कौन सा चला है? तो नीचे में आपका है हीनयान। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो देखिए, बुद्ध, धम्म और संघ है, लेकिन मध्यम वर्ग नहीं है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश ने पढ़ा था? तो बंगाल के पाल वंश के अंदर में। देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र और संस्थापक की बात, नालंदा की बात करिए तो कुमारगुप्त फर्स्ट ने गुप्त वंश का करवाया था। उदंतीपुर की बात करिएगा तो गोपाल के द्वारा पाल वंश। और विक्रमशिला जो कि धर्मपाल पाल वंश के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। वल्लभी की बात करिएगा तो भट्टाचार्य मैत्रेक वंश। अनेकतावाद में निम्नलिखित में से किसका क्रोर यानी केंद्रीय सिद्धांत दर्शन है? तो जैन मतों का है। देखिए, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बाहुबली से संबंधित है। बस यही इतना क्वेश्चन है, 127 तक, 118 ही गए, बस कंप्लीट होने वाला है। जैन का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकर की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका आंसर सी जाएगा कि वे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, क्योंकि ऋषभ देते ना स्टार्ट करने वाले। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों को कथाओं के विषय में कहता है, वह जातक कथा। नाम में भी इसको जातक कथा ही बोला जाता है, कथा नहीं दिया है यहाँ पे। कह रहा है जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण कौन है? तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थान निरंजना नदी के स्थित है? तो बोध गया में स्थित है, बिहार के। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इनका नाम है अलार कलाम। पहले इन्हीं से मिले थे ना, कुछ देर पहले तो मैं बताया था। अगला कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? बात समझ में आ रही है? कह रहा है तप और योग के
अति का परिहार, नहीं, परिहार कब किया इन्होंने, इस चीज को तो ये माना था। यहाँ करा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेद के प्रति इन दोनों को अनास्था था। कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध किया इन्होंने, ये भी सही है, यानी दोनों पॉइंट सही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, का प्रतीक क्या माना जाता है, ये वाला बड़ा क्वेश्चन है ना, आजकल एग्जाम में ऐसा आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या दीजिएगा, पूरा नहीं है क्या सामने, हाँ। तो 124 का यदि बात करिएगा तो बी और सी सही है, ये गलत है। देखिए कह रहा है मार के प्रतिलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। यहाँ अगर राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक समानता माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई है, यही ना होगा मेन बात। बुद्धों ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्षा ऋतु वाला क्वेश्चन बहुत बार आजकल आता है। आंसर दीजिए कुशीनगर में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये आंसर कहाँ है, पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार। यहाँ पे दोस्त मैंने जितने क्वेश्चन कराना था मैं करा दिया। 127, 56, 114 और 75 मैं जोड़ के बताता हूँ आपको। आज की क्लास में 75, 114, 156, 75, 114, 56 और 127, 13, 5 18 4 22 हासिल 2 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 5 15 17 के साथ हासिल 1 1 2 3 4। आपने 472 क्वेश्चन कंप्लीट करा है दोस्त अभी के क्लास में। समय कितना लगा है आप खुद देख लीजिए। क्या इतना कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन होता कहीं पे, नहीं ना होता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। विश्वास भरोसा आपको गारंटी के साथ नौकरी तक ले जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ना, मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, इसलिए मुझे पता है। ये बुक पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। आप देख सकते हैं, मैं मोटाई यहाँ से दिखा दूँ, आप देख सकते हैं कितना मोटा बुक है। खुद सोचिए कि इतना कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, लेकिन मैं इसी तरह फास्ट कराकर आपको कंप्लीट करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कुछ दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। बाय।